तो इस बार बिल्कुल क्वेश्चन आया है मटेरियल पे, मैंने बहुत कहा था बच्चों को, एक या दो पेपर में क्वेश्चन थे जो आपको इसमें एंड में जरूर दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो आप भी ध्यान रखिएगा, इन इस पार्ट 3 में से एक क्वेश्चन तो मस्ट है। और क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है कि क्रैश कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको तो पूरे ही नंबर लाने के लिए हर चीज पढ़नी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो इस टॉपिक को भी पूरा ऐसे ही करके जाना है कि जो एक क्वेश्चन आने वाला है वो होना ही है। ठीक है, नहीं होने जैसा चांस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप इसकी प्रैक्टिस, आपकी एक जो एक्सरसाइज है आपके पैकेज की, वो बेस्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4। ठीक है ना, उससे बढ़िया एक्सरसाइज इस टॉपिक की है ही नहीं कहीं, ये समझ। इतने बड़े, और उससे पहले के एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे ले रखे। ठीक है, थ्योरी भी है, बल्कि वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स भी है जो मैंने कवर नहीं किए हैं, वो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। 3 तो मैंने ले लिए, एक और इंस्ट्रूमेंट है उसमें। ठीक है, वो एससीवी में दे रखा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, पैकेज में बहुत क्लियरली लिखा हो। तो आपका पैकेज इसकी प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है बेटा, सॉल्व एग्जाम्पल्स भी, और आपके एक्सरसाइज 4 है वो भी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज। ठीक है ना, इस पार्ट की प्रैक्टिस के लिए, इसके अलावा जरूरत ही नहीं है कोई, और उससे बाहर आ ही नहीं सकता ना आज तक आए। ठीक है, अगर आपने नोट्स ढंग से कर लिए और फिर वो पैकेज की एक्सरसाइज कर ली तो सफिशिएंट है। फिर भी आपको एक्स्ट्रा करनी है तो आप चैप्टर 36 एससीवी का और चैप्टर 37 एससीवी का, उसके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, सब पढ़ा दिया है मैंने, कुछ छोड़ा नहीं है उसमें। तो देखिए, डायमैग्नेटिज्म क्या होती है, इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटेरियल। अब ये देखो, ये और इम्पोर्टेंट बात, ये समझ में आ रही है आपको? चलो पहले एक बार, हाँ पहले ये देख लो आप, पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, फिर आपको बताऊंगा इसका मीनिंग। तो पैरामैग्नेटिक में क्या है, एम वेक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, यही बात हुई थी अपनी कि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक कौन से मटेरियल्स, बताइए अर्णव, कौन से मटेरियल्स हैं पैरा और फेरो? और सेम। नहीं नहीं, क्या प्रॉपर्टीज है उन मटेरियल्स की, अलग अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, बट एक चीज कॉमन है जो मैंने शुरू में बताई। उन उनमें इंडिविजुअल में वो एम है। हाँ, इंडिविजुअल एटम का एम वेक्टर 0 नहीं होता है, यही कहना चाह रहे हैं आप अर्णव? बिल्कुल। यस सर। हाँ, पैरा और फेरो नेट मैग्नेटिक, हाँ। धर्मांश क्लियर है आपको पैरा और फेरो के बारे में बात, कि इनमें इंडिविजुअल एटम का एम वेक्टर होता है? तो अब आपको पता है ना बेटा, फील्ड में रखो तो क्या होगा, टाउ वेक्टर इक्वल्स टू एम क्रॉस बी, और क्या होगा? ठीक है ना, इनमें इंडिविजुअल एटम का 0 थोड़ी नहीं है, इसमें तो इंडिविजुअल एटम का है, बट आपको पता है एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो कब तक घूमते रहेंगे सारे, तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, सारे अलाइन हो जाएंगे। ठीक है ना, सारे एम वेक्टर्स जो होंगे मटेरियल के, आपके बी वेक्टर की डायरेक्शन, जो आप एक्सटर्नल फील्ड लाए हो उसी डायरेक्शन में हो जाएंगे, नहीं तो रुक ही नहीं सकते। स्टेबल इक्विलिब्रियम तभी आता है। ठीक है ना, अब एक एक मॉलिक्यूल अलाइन हो जाता है ऐसा भी नहीं। ठीक है ना, कुछ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अलाइन हो जाते हैं, तो फिर इनका जो डिस्टिंग्विश है वो इसी बेसिस पर होता है कि पैरामैग्नेटिक में तो ये अलाइनमेंट बहुत कम होता है। ठीक है, समझ रहे हैं चीज को, ये पैरामैग्नेटिक में ये अलाइनमेंट ऑफ एम वेक्टर्स बहुत कम होता है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में ये अलाइनमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है, पैरा और फेरो। ठीक है, पैरा और फेरो दोनों में इंडिविजुअल का एम वेक्टर 0 नहीं है बेटा। ठीक है, बट एक्सटर्नल फील्ड ले जाने पर इनकी असलियत पता पड़ जाती है कि पैरामैग्नेटिक में तो बहुत कम एम वेक्टर अलाइन होंगे और फेरोमैग्नेटिक में बहुत ज्यादा अलाइन हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, देखो अब आप, अब एम वेक्टर लाइन हो गए तो नया फील्ड पैदा करेंगे अंदर, और उसी डायरेक्शन में पैदा करेंगे। अब एरोज ऐसे आएंगे, एक तो एक्सटर्नल, और एक ये जो इंड्यूस्ड एम वेक्टर जो ओरिएंट हो गए, पहले से रैंडमली थे तो कोई एम वेक्टर पैदा नहीं कर रहे थे, नेट एम वेक्टर 0 था, बट अब फील्ड के अलाइन, फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए बहुत सारे। ठीक है, तो अब ये बी वेक्टर पैदा करते हैं, तो दोनों बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में होने की वजह से, ठीक है ना, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर के फील्ड से ज्यादा होता है। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक को पैरा और फेरो से अलग करने वाली एक दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी पता पड़ गई। पहली तो आपको पता पड़ी थी कि डाया में इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, बट पैरा या फेरो में नहीं है। दूसरी बात आपको पता पड़ी कि अगर डाया को एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे, ठीक है, तो उसके अंदर नेट फील्ड बाहर के फील्ड से कम हो जाएगा, बट पैरा या फेरो मैग्नेटिक को आप अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो इनके अंदर जो फील्ड इंटेंसिटी होगी ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ ऑल एम वेक्टर्स, बाहर के फील्ड से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है,
तो ये आपके क्या होंगे, पैरा फेरो। अब बहुत ज्यादा हो जाती है किसमें, फेरो में, क्योंकि उसमें अलाइनमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अगर किसी मटेरियल में हो रही है बाहर के कंपैरिजन में फील्ड, तो दैट इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक। बहुत रीजनेबली बढ़ती है, ज्यादा नहीं बढ़ती है, तो वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो अब क्या इसमें डायमैग्नेटिज्म नहीं होगा क्या? ठीक है, तो इसलिए आपको ये बात हमेशा याद रहे कि डायमैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटेरियल। ऐसा कोई मटेरियल नहीं, ठीक है, ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिसमें कि मिनिएचर करंट प्रोड्यूस ना हो इस एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल आउट करने के लिए। तो उस प्रॉपर्टी को मैंने डायमैग्नेटिज्म बोला। ठीक है ना, मैंने देखो वहां पे ये नहीं बोला था कि इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, ये डायमैग्नेटिज्म कहलाता है, ये नहीं बोला था। मैंने बोला था एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करने के लिए जो एम वेक्टर पैदा हो जाता है अंदर, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डायमैग्नेटिज्म। तो हर मटेरियल में होगा बेटा, ठीक है ना, क्योंकि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वहाँ इंड्यूस ईएमएफ चलना ही है, और इंड्यूस ईएमएफ पैदा होना है तो उससे मिनिएचर करंट पैदा होनी है, और वो इसी तरह से होनी है कि वो एक्सटर्नल फील्ड का अपोज करेगी। तो यहाँ पर भी एक अपोजिट डायरेक्शन में बी वेक्टर पैदा होता है। ठीक है, बट जो ये एम वेक्टर अलाइन हो गए ना बेटा, इनके कारण जो फील्ड पैदा हो रहा है वो इतना स्ट्रांग है कि जो डायमैग्नेटिज्म का अपोजिंग फील्ड है, ठीक है ना, वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो आपकी जो प्रॉपर्टी पिक्चर में आती है वो यही आती है कि नेट फील्ड अंदर क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, बट किसी मटेरियल में डायमैग्नेटिज्म ना हो ऐसा पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि वो तो लॉ है कि जहाँ भी फ्लक्स चेंज होगा वहां पर क्या होगा, ईएमएफ पैदा होगा, और जहाँ ईएमएफ पैदा हो रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। ठीक है, तो बात समझ में आई क्या आपको? ये समरी है बेटा, आगे का पूरा जो कुछ पढ़ेंगे उसका कोर बेसिकली यही बता दिया। ठीक है, कि जब एक्सटर्नल फील्ड, अब आप तो क्वांटिफाई करेंगे कितना बढ़ गया कितना हो गया, तो क्वांटिफिकेशन के लिए हमको फिर से 3-4 नई फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, चैप्टर लंबा है पर ये पार्ट लंबा है थोड़ा सा। ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन कोर बेसिकली यही है। पूरे चैप्टर की समराइज मैंने यहाँ पर कर दिया आपको, 3 तरह के मटेरियल में डिवाइड करके। एक है आपका, पहला कौन सा है, डायमैग्नेटिक, जिसके अंदर फील्ड कम हो जाएगा बाहर के फील्ड से। दूसरा है पैरा, जिसमें अंदर फील्ड बढ़ जाएगा बट बहुत कम बढ़ेगा। और तीसरा है फेरोमैग्नेटिक, जिसको आपने अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो उसके अंदर फील्ड बाहर के फील्ड से बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें ये अलाइनमेंट ऑफ एम वेक्टर्स बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, डायमैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटेरियल, बट पैरा और फेरो में जो पैरामैग्नेटिज्म है, पैरामैग्नेटिज्म क्या है, अलाइनमेंट ऑफ दिस एम वेक्टर्स को पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो अलाइनमेंट ऑफ एम वेक्टर्स है इनके कारण जो फील्ड होगा वो इसके कंपैरिजन में तो काफी स्ट्रांग होगा, तो इसलिए वो पिक्चर में आपको यहाँ नहीं दिखता है। यहाँ पर केवल यही दिखेगा कि अंदर नेट फील्ड बढ़ेगी, बट ये पैदा ना हो ऐसा नहीं हो सकता। फैराडेज का लॉ है तो हो गई। ठीक है, क्लियर है? तो अब आगे आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा ही कर दिया आपका। एक हिस्टेरेसिस और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आएगी अगर क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है ना, बट अब हमको क्वांटिफाई करना है कि एम वेक्टर पैदा हो रहा है तो कितना हो रहा है, बी बढ़ गया तो कितना हो गया। ठीक है, तो इस सब के क्वांटिफिकेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ और पैरामीटर्स पढ़ने पड़ेंगे, कुछ नई फिजिकल प्रॉपर्टीज हमको देखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर अब वो लॉज आएंगे जिससे कि हम उनके इस बिहेवियर को और क्वांटिफाई कर पाए कि कितना फील्ड हो गया अंदर। ठीक है, तो एक क्वांटिटी डिफाइन कर पाए कि जिसकी वो क्वांटिटी ज्यादा होगी उसके अंदर फील्ड उतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वो सब हमको पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं नई फिजिकल प्रॉपर्टीज।